मैटर। व्हाट इज मैटर? एनीथिंग दैट हैज मास एंड ऑक्यूपाइज स्पेस। ठीक है, एग्जाम्पल के तौर पे जितने भी एलिमेंट्स आप जानते हो, आयरन, कॉपर, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, सब चीज, दिस बोर्ड, मी, द फैन, द रूम, द अर्थ, द यूनिवर्स, एवरीथिंग, यू नो, दिस इज मेड अप ऑफ मैटर बिकॉज इट हैज मास एंड इट ऑक्यूपाइज स्पेस। ठीक है, अभी मास मैटर को क्लासिफाई किया जाता है दो तरीके से। पहला तरीका है फिजिकल क्लासिफिकेशन। ठीक है जी, फिजिकल क्लासिफिकेशन आपका माइक्रोस्कोपिक लेवल पे होता है। मतलब जो मैटर है उसके जो कॉन्स्टिट्यूटिंग पार्टिकल्स हैं उनके बीच में क्या इंटरैक्टिव फोर्सेस हैं या उनके बीच में किस तरीके का बिहेवियर है, उसके बेसिस पे मैटर का क्लासिफिकेशन होता है माइक्रोस्कोपिक लेवल पे। इसको हम कहते हैं फिजिकल क्लासिफिकेशन। ठीक है जी, ओके। अच्छा, फिजिकल क्लासिफिकेशन में 5 अलग अलग स्टेट्स आती हैं। जैसे आपने स्टेट्स ऑफ मैटर पहले पढ़ा ही होगा। तो पहली स्टेट है सॉलिड, दूसरी लिक्विड, और तीसरी होती है गैसियस। ठीक है भाई, सॉलिड, लिक्विड, गैसियस। सॉलिड इज व्हेन द मैटर हैज फिक्स्ड वॉल्यूम एंड फिक्स्ड शेप। ठीक, तो फिक्स्ड वॉल्यूम, फिक्स्ड शेप। ठीक है, इस केस में क्या होता है? फिक्स्ड वॉल्यूम तो फिक्स होती है, शेप नॉट फिक्स्ड। ठीक है, इस वाले केस में क्या होगा? नीदर फिक्स्ड वॉल्यूम नॉर फिक्स्ड शेप। ठीक है जी, ये इनकी डेफिनेशन वाइज हो गया। दूसरा, इसको देखना है इन दोनों तीनों के बीच में डिफरेंस क्या है। तो इनके बीच में इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन, यहां लिख रहा हूं, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन, ये स्ट्रॉन्ग होते हैं। ठीक है, जो पार्टिकल्स जिनसे सॉलिड बनता है उनके बीच में इंटरैक्टिव फोर्सेस या अट्रैक्टिव फोर्सेस स्ट्रॉन्ग होते हैं। इसमें इंटरमीडिएट होते हैं, मतलब ना ज्यादा स्ट्रॉन्ग ना ज्यादा वीक, और इसमें वीक होते हैं। ठीक है, तो क्योंकि इनके बीच में इनको बांधने वाले जो फोर्सेस हैं वो अलग अलग हैं, तो इस वजह से अपना शेप या अपनी वॉल्यूम अलग अलग ये लोग चेंज कर सकते हैं। जैसे इसमें ये स्ट्रांग है, फोर्सेस स्ट्रांग है, तो उनको मतलब जो कॉन्स्टिट्यूटिंग पार्टिकल्स है उनको अपनी जगह छोड़ने का मौका मिलता नहीं है, तो इस वजह से शेप भी उनका चेंज नहीं होता और वॉल्यूम भी चेंज नहीं होती। इसमें क्या होता है? अपनी जगह छोड़ने का मौका मिल जाता है, लेकिन इतने भी वीक नहीं होते फोर्सेस कि भाई अपनी वॉल्यूम ही चेंज कर दें। यहाँ पे तो दोनों केस में अपनी वॉल्यूम और शेप जो है दोनों के दोनों हो जाते हैं। अच्छा, इसमें जो दूसरा फोर्स होता है, या फोर्स तो नहीं कहना चाहिए उसे, पर दूसरा फैक्टर जो होता है वो टेम्परेचर होता है। टेम्परेचर क्यों होता है? क्योंकि टेम्परेचर अगर आप बढ़ाओगे तो मॉलिक्यूल्स या जो कॉन्स्टिट्यूटिंग पार्टिकल्स हैं उनके अंदर की उनकी जो एनर्जी होगी, काइनेटिक एनर्जी, वो बढ़ जाएगी। ठीक है, तो फिर अगर मान लो काइनेटिक एनर्जी ज्यादा है, काइनेटिक एनर्जी होती है मोशन की वजह से। ठीक, तो अगर आपने उनको रखा है फिक्स स्पेसेस में, फिक्स डिस्टेंस पे रखा हुआ है, मान लो उनकी एनर्जी थोड़ी ज्यादा हो गई, तो क्या होगा? दे विल स्टार्ट मूविंग, दे विल ट्राई टू ब्रेक अवे। जो उनके बीच में इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस है उनको तोड़ के दूर जाने लगेंगे, तो टेम्परेचर बढ़ेगा, है ना, तो उनके बीच के इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस एक तरीके से वीक होने लग जाएंगे, है ना। उनको अपोज करने के लिए मॉलिक्यूल्स के पास काइनेटिक एनर्जी होगी, और काइनेटिक एनर्जी होगी तो वो उस इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स को तोड़ पाएंगे। तो यहां पे एक तरीके से हम कह सकते हैं कि टेम्परेचर बढ़ेगा तो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस वीक होंगे, है ना। इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस, टेम्परेचर अगर बढ़ेगा तो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन वीक होंगे। अगर वीक होंगे तो इसका मतलब क्या होगा? वो सॉलिड से लिक्विड एंड देन लिक्विड से गैसेस में जाएंगे, है ना। तो इसको रिप्रेजेंट कैसे कर सकते हैं हम, है ना।
अगर हम टेम्परेचर बढ़ाते हैं, अगर हम टेम्परेचर बढ़ाते हैं, अगर हम टेम्परेचर घटाएंगे तो एग्जैक्टली क्या हो जाएगा, फिर उल्टा हो जाएगा। ये टेम्परेचर घटाने पे होगा, ये टेम्परेचर घटाने पे होगा। इसका एग्जांपल तुम्हें पता ही है भाई, अगर तुम पानी को या आइस को, आइस अपने ट्रे से फ्रिज से निकालो, ट्रे से उसे किसी पैन में डालो, उसे थोड़ी देर के लिए गर्म करना शुरू कर दो, आइस मेल्ट होके पानी हो जाएगी, ठीक है। फिर थोड़ी देर और गर्म करोगे तो वो वाष्प या इवेपोरेट होके वाटर वेपर बन जाएगी, ठीक है ना। तो ये तुम्हारा टेम्परेचर डिपेंडेंस होगी इन तीनों की, तीनों स्टेट्स की, ठीक है जी। अच्छा, अब इनके अलावा दो और स्टेट होते हैं, इनको मिटा देता हूं क्योंकि क्लटर ना हो जाए। दो और स्टेट होती हैं जिनको हम कहते हैं, एक तो हो गई प्लाज्मा स्टेट, प्लाज्मा स्टेट, ठीक है। प्लाज्मा स्टेट क्या है भाई, जैसे सॉलिड को तुमने हीट किया तो लिक्विड गया, लिक्विड से को हीट किया तो गैसेस में। अगर तुम इतना ज्यादा टेम्परेचर कर दो और इतना ज्यादा प्रेशर कर दो कि मैटर के या एटम्स के अंदर से इलेक्ट्रॉन्स बाहर निकल जाएंगे, तो यहां पे क्या होता है, मैटर आयंस और इलेक्ट्रॉन्स में कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है, हाई टेम्परेचर एंड प्रेशर पे, ठीक है जी। और पांचवी स्टेट होती है, फिफ्थ स्टेट इज कॉल्ड बोस आइंस्टाइन कंडेंसेट, बोस आइंस्टाइन कंडेंसेट, ठीक है जी। इसमें क्या होता है कि बोसॉन्स की गैस को अगर आप बहुत लो टेम्परेचर मतलब एब्सोल्यूट जीरो के पास ले जाएं तो वो मतलब जो लोएस्ट क्वांटम स्टेट है वो काइंड ऑफ दे ऑक्यूपाई दैट क्वांटम स्टेट। इसमें ज्यादा एक्सप्लेन नहीं करूंगा, बस बोसॉन बता देता हूं क्या होता है। बोसॉन्स आर बेसिकली ग्लूऑन्स या फोटॉन्स, जो हमें पता है वो फोटॉन्स एग्जाम्पल है उसका, फोटॉन्स आर बोसॉन्स। और बोसॉन्स जो वो होते हैं जो बोस आइंस्टाइन स्टैटिस्टिक्स को फॉलो करते हैं। केमिकल क्लासिफिकेशन जो है वो मैक्रोस्कोपिक लेवल पे है, बल्क लेवल पे है, ठीक है। इसमें क्या होगा, हम देखेंगे कि जो टाइप ऑफ पार्टिकल्स हैं वो बल्क लेवल पे किस तरीके से वेरी कर रहे हैं। पहला जो वेरिएशन है दैट इज कॉल्ड मिक्सचर्स, ठीक है, और दूसरा कॉल्ड प्योर सब्सटेंसेस, ठीक है। इसमें डिफरेंसेस क्या है, मिक्सचर्स एक से ज्यादा टाइप के पार्टिकल्स से मिक्सचर बनता है, एक ही टाइप के पार्टिकल से प्योर सब्सटेंसेस बनते हैं, ठीक है। मिक्सचर्स दो प्रकार के होते हैं, होमोजेनस एंड हेटेरोजेनस, ठीक है जी। मिक्सचर्स एक से ज्यादा टाइप के पार्टिकल्स को कंटेन करते हैं, ठीक है, और उनकी जो प्रॉपर्टी होती है वो जो कॉन्स्टिट्यूटिंग पार्टिकल्स है उनके ऊपर ही डिपेंड करती है, ठीक है। होमोजेनस मिक्सचर्स वो होंगे जिसमें जितने भी कॉन्स्टिट्यूटिंग पार्टिकल्स हैं या जिनको हम मिक्स कर रहे हैं वो सब के सब इस तरीके से घुल जाए कि उनकी कॉन्सेंट्रेशन या उनका जो अमाउंट है वो कांस्टेंट रहे, यूनिफॉर्म रहे थ्रू आउट, ठीक है। जैसे अगर मान लो तुम क्या करो, चीनी को मिलाओ पानी में, घोल दो, तो क्या होगा, चीनी और पानी अच्छे से जब घुल जाएगी तो उसके कितने भी सैंपल्स ले लो सब में उसकी कॉन्सेंट्रेशन सेम रहेगी, सेम है। हेटेरोजेनस कैसे होते हैं, हेटेरोजेनस पार्टिकल्स, हेटेरोजेनस मिक्सचर्स वो होते हैं जहां पे उनकी जो कॉन्स्टिट्यूटिंग पार्टिकल्स है उनकी कॉन्सेंट्रेशन या अमाउंट जो है वो यूनिफॉर्म नहीं होता, ठीक है। जैसे मान लो तुमने पानी में रेत घोल दिया, ठीक है, तुमने ऐसे ऐसे करके घोला, उसके बाद थोड़ी देर बाद तुम कहीं से भी एक सैंपल लोगे तो जरूरी नहीं है कि जो अमाउंट ऑफ सैंड एक पर्टिकुलर सैंपल में हो वो उतनी ही दूसरे पर्टिकुलर सैंपल में हो, ठीक है जी। ओके, प्योर सब्सटेंसेस दो प्रकार के हुए, एलिमेंट्स और कंपाउंड्स, ठीक है। एलिमेंट्स ये पार्टिकल्स जो होते हैं, प्योर सब्सटेंस में एक ही टाइप के पार्टिकल, पहली चीज, ठीक है। इस केस में जो पार्टिकल्स होते हैं वो एक ही टाइप के एटम्स, ठीक है, एक ही टाइप के एटम्स, एग्जाम्पल के तौर पे Na सोडियम या आयरन, ठीक है, एक ही टाइप के एटम्स या एक ही टाइप के मोनो एटॉमिक मॉलिक्यूल से बने हो, एग्जाम्पल H2O2 है ना भाई, मोनो एटॉमिक है ना, एक ही टाइप के एटम्स है इसमें, क्लियर है। और कंपाउंड्स कौन से होते हैं, दे आर मेड अप ऑफ द पार्टिकल, क्योंकि एक ही टाइप के पार्टिकल्स हैं लेकिन वो पार्टिकल्स डायटॉमिक या ट्राइएटॉमिक या पॉलीएटॉमिक मॉलिक्यूल से बने होते हैं, एग्जाम्पल के तौर पे CO2,
H2O है ना, CaCO3, ठीक है, ये एग्जाम्पल हो गया। अच्छा, कंपाउंड्स दो प्रकार के होते हैं, आयनिक और कोवलेंट, ठीक है, ये हम आगे पढ़ेंगे। एक चीज का करेक्शन है, मैंने कहा था कि एलिमेंट्स, और जब मैंने प्योर सब्सटेंसेस को क्लासिफाई किया था एलिमेंट्स और कंपाउंड्स में, तो मैंने एक चीज कही थी, एलिमेंट्स दो तरीके से होते हैं। एक तो होता है कि एटॉमिक फॉर्म में, ठीक है, एटॉमिक फॉर्म में, और एक बोला था मॉलिक्यूलर फॉर्म में। लेकिन मैंने मॉलिक्यूलर फॉर्म में इंस्टेड ऑफ, मैंने कहा था मोनो एटॉमिक मॉलिक्यूल्स, ठीक है ना, यहाँ पे मोनो एटॉमिक की जगह इसको करेक्ट कर लेना, दिस इज होमो एटॉमिक, ठीक है। होमो एटॉमिक मॉलिक्यूल्स वो होते हैं जिसमें एक ही टाइप के एटम्स होते हैं, जैसे H2, Cl2, O2, O3, ठीक है, क्लियर होगी बात। अच्छा, और मॉलिक्यूल्स और एटम्स में क्या डिफरेंस होता है? एटम्स इज द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ मैटर विच कैन एग्जिस्ट इंडिपेंडेंटली, which may or may not exist independently, and molecules are the smallest unit of matter which does exist independently. Measurements और properties of matter, ठीक है भाई, मैटर है तो उसकी प्रॉपर्टीज भी होंगी, और प्रॉपर्टीज है तो उसका मेजरमेंट भी होगा। तो फिजिकल प्रॉपर्टीज होती है मैटर की, ठीक है, उनका मेजरमेंट जरूरी है। जैसे फिजिकल प्रॉपर्टी क्या हुई, लेंथ हुआ, मास हुआ, है ना, ये सारी प्रॉपर्टीज हैं मैटर की, तो उनको मेजर करने के लिए हमने कुछ यूनिट्स डिफाइन की हैं। अच्छा, अलग अलग यूनिट्स हिस्टोरिकली यूज हुई हैं, जो अब हम यूज करते हैं उनको हम कहते हैं एसआई यूनिट्स। तो यूनिट्स को हमने दो भागों में बांट दिया, एक तो होगी फंडामेंटल और बेस यूनिट्स, और दूसरा हो गया डिराइव्ड यूनिट्स, ठीक है जी। मतलब ऐसा है कि फंडामेंटल यूनिट्स को रखो, ठीक है, उनको डिफाइन कर लो, इनसे यूज करके हम डिराइव्ड यूनिट्स बना सकते हैं। ऐसा यूनिट्स 7 फंडामेंटल यूनिट्स होती हैं, ठीक है जी। कौन कौन सी? केजी, मास की, ये प्रॉपर्टी साथ साथ लिख रहा हूं, मास, लेंथ, मीटर, टाइम, सेकेंड, टेम्परेचर, केल्विन, अमाउंट, मोल, और करंट, एम्पियर, और लास्ट इज ल्यूमिनोसिटी, कैंडेला, ठीक है। ये जो तीन है हमारे पास, ठीक है, ये मोस्ट यूज्ड है, ठीक है। तो इसके हिसाब से भी हमने कुछ सिस्टम्स डिफाइन किए हुए हैं। फर्स्ट वन इज MKS, ठीक है, मीटर, केजी, सेकेंड, MKS, ठीक है। ये एक सिस्टम ऑफ यूनिट्स हो गया, ठीक। इसके बारे में आगे एक्सप्लेन करता हूं। दूसरा होता है CGS, सेंटीमीटर, ग्राम्स, सेकेंड, ठीक है जी। और थर्ड इज FPS, फुट, पाउंडल, फुट, पाउंड एंड सेकेंड, ठीक है जी। डिराइव्ड यूनिट्स कैसे होगी? जैसे मान लो लेंथ है किसी मैटर की, अब उसकी वॉल्यूम अगर हमें निकालनी है, एरिया निकालना है, तो एरिया क्या होता है? एरिया यूजली होता है लेंथ इंटू लेंथ, तो मीटर स्क्वायर हो जाएगा इसका, ठीक है। या अगर मैं वॉल्यूम की बात करूं तो क्या हो जाएगा? लेंथ इंटू लेंथ इंटू लेंथ, तो क्या हो जाएगा? मीटर क्यूब, या लेंथ क्यूब आएगी इसकी, है ना, ये लेंथ स्क्वायर आएगी, तो मीटर क्यूब हो सकती है। डेंसिटी, ठीक है, डेंसिटी क्या होगी? मास पर यूनिट वॉल्यूम, ठीक है, मास क्या हो गया? केजी, और वॉल्यूम क्या होगी तुम्हारी? एम क्यूब, ठीक है, केजी पर मीटर क्यूब, ठीक है। तो ये तुम्हारी यूनिट्स होगी। तो हमें दो चीजें ध्यान रखनी है इसमें। एक तो हमें ध्यान रखना है कि डिफरेंट सिस्टम ऑफ यूनिट्स के बीच में क्या कन्वर्जन है ना, किस तरीके से होता है। और ऑर्डर की बात करनी है। ऑर्डर क्या होता है? जैसे मान लो मीटर है, 1 मीटर, अगर मैं उसको 10 मीटर मेरे को मेजर करना है, तो मैं 1 डेकामीटर लिख सकता हूं इसको, ठीक है। या फिर अगर मेरे को 100 मीटर्स लिखना है या सॉरी 1000 मीटर्स लिखना है, तो मैं 1 किलोमीटर, ये सबको पता होगा 1 किलोमीटर क्या होता है ना। या फिर मेरे को अगर 10⁶ मीटर्स लिखना हो, तो मैं इसको 1 मेगामीटर लिख सकता हूं, ठीक है। ये तो हमारी ऑर्डर हो गया पॉजिटिव में, ठीक है। मतलब अगर हम बड़ी
यूनिट्स देख रहे हैं, मतलब यूनिट का बड़ा ऑर्डर देख रहे हैं, अगर छोटे ऑर्डर में जैसे 10⁻10, इसको क्या लिखेंगे 1 डेसीमीटर, डेसीमीटर नहीं डेसीमीटर, 10⁻1 10⁻2 है ना, 10⁻2 को लिखेंगे 1 सेंटीमीटर। ये तो तुमको सबको पता ही, बिल्कुल यू आर फेमिलियर विद दिस, सेंटीमीटर, ठीक है, 1 cm। 10⁻3 हो तो 1 मिलीमीटर, ठीक है। तो इन सब की एक ऑर्डर होता है, ठीक है जी। इसी तरीके से 10⁻6 हो गए तो 1 माइक्रोमीटर, 1 mm, 1 माइक्रो एम, ठीक है। 10⁻9 1 नैनोमीटर, 10⁻12 1 पिको, 10⁻15 1 फेम्टो, 10⁻18 योक्टो, एटो, और 10⁻21 1 जेप्टो, 10⁻24 1 योक्टो, 10⁻9 हो गया 1 गीगा मीटर, 10⁻12 1 टेरा मीटर, और 10⁻15 1 पेटा, फिर 1 एक्सा, 1 जोटा, जोटा नहीं जेटा, एंड 1 योटा, ठीक है जी। 10⁻18 10⁻21 एंड 10⁻24, ठीक है जी। इसे ध्यान रखना भाई। सेकेंड इज कन्वर्जन बिटवीन यूनिट सिस्टम्स, ठीक है। जैसे 1 मीटर इक्वल्स टू 100 सेंटीमीटर्स, है ना, ये हो गया। 1 kg इक्वल्स टू 1000 ग्राम्स, ये हमें पता है, ठीक है, सेकंड टू सेकंड में। तो अगर मैं मान लो MKS यूनिट पे डेंसिटी देख रहा हूँ, तो डेंसिटी मान लो मैंने 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब ली है, ठीक है, सॉरी MKS नहीं, CGS में दोबारा आता है। तो मान लो तुमने CGS सिस्टम में, CGS सिस्टम में तुमने डेंसिटी ली है, ठीक है जी। तो डेंसिटी क्या होगी 1, मान लो 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब ले रहे हो, ठीक है। तो अब क्या करोगे, इसको इसमें कन्वर्ट करो। यहाँ पे क्या होगा 1 ग्राम विल बी इक्वल टू 10⁻⁻3, इसको डिवाइड कर दोगे 10⁻³ kgs, और 1 मीटर अगर 100 सेंटीमीटर के इक्वल है तो 1 मीटर क्यूब जो होगा वो 100⁻³ सेंटीमीटर क्यूब होगा, या फिर 10⁻6 सेंटीमीटर क्यूब होगा। तो 1 सेंटीमीटर क्यूब क्या आएगा 1 मीटर क्यूब अपॉन 10⁻6, ठीक है जी। तो यहाँ पे क्या जाएगा 10⁻, इसको इस तरीके से लिख सकते हैं 10⁻6 मीटर, यहाँ क्या जाएगा 1 × 10⁻6 मीटर क्यूब, ये आएगा तो 1000 kg पर मीटर, ठीक है जी। ये कन्वर्जन इस तरीके से करते हो। और उसको करने का एक और तरीका है जिसमें हम यूनिट फैक्टर कैलकुलेट कर लेते हैं। जैसे 1 मीटर इक्वल्स टू 100 सेंटीमीटर, तो मैं इसको कैसे लिख सकता हूँ, मैं या तो इसको लिख सकता हूँ 1 मीटर अपॉन 100 सेंटीमीटर इक्वल्स टू 1, या फिर मैं लिख सकता हूँ 100 सेंटीमीटर अपॉन 1 मीटर इक्वल्स टू 1। तो ये यूनिट फैक्टर्स हम यूज करते हैं कन्वर्जन के लिए, ठीक है जी। इसका एक एग्जांपल देता है, जैसे मान लो तुम इसी की बात कर रहे हो या है ना, तो अगर मैं कहता हूँ मेरे को 10 मीटर्स को चेंज करना है सेंटीमीटर्स में, तो कैसे चेंज करेंगे 10 मीटर्स, इसमें से कौन सा यूज करोगे जिसमें नीचे मीटर है, इंटू 100 सेंटीमीटर अपॉन 1 मीटर, तो मीटर से मीटर कट गया, 1 के तो कोई वो नहीं है, 10 × 100 1000 सेंटीमीटर।
मेजरमेंट कर रहे हैं तो अनसर्टेनिटी आ सकती है, मतलब एरर, मेजरमेंट में एरर हो सकता है, ठीक है, और उस वजह से कुछ अनसर्टेनिटी आ सकती है। जैसे मान लो अगर मैं 11.2 लिख रहा हूं, ठीक है, तो मैं कह सकता हूं 11 इज सर्टेन, ठीक है ना, हम वी आर सर्टेन अबाउट दिस नंबर, वी आर नॉट सर्टेन अबाउट, uncertain about this number, this one, ठीक है। तो इसके लिए दो कॉन्सेप्ट समझने जरूरी है। पहला है प्रिसिशन वर्सेस एक्यूरेसी। इसके लिए एग्जांपल लेते हैं, है ना। मान लो एक एक्सपेरिमेंट है जिसमें कुछ गिवन मास है हमारे पास किसी मटेरियल का, और उसको मेजर करना है कि उसका मास कितना है, ठीक है। तो एक मतलब 3 स्टूडेंट्स है, स्टूडेंट 1, स्टूडेंट 2, स्टूडेंट 3। उसने फर्स्ट एक्सपेरिमेंट में इसका मास मेजर किया 1.94, दूसरे में एक्सपेरिमेंट में उसने मास मेजर किया 1.95, ठीक है, ओके। दूसरे वाले में एक बंदे ने क्या किया कि दूसरे वाले बंदे ने 1.95 ग्राम्स, इसने ग्राम्स, और इसने 2.01 ग्राम्स, ठीक है जी। और हाँ, और तीसरे वाले ने क्या किया 2.01 और 1.99 ग्राम्स मेजर किया, ठीक है। एक्चुअल वैल्यू जो है उस मास की वो है 2 ग्राम्स, ठीक है, 2.0 ग्राम्स, ठीक है। तो एक्यूरेसी और प्रेसिजन, प्रेसिजन क्या होता है कि जो भी वैल्यूज उसने मेजर करी हैं उनके बीच में क्लोजनेस कैसी है, तो और उसका एक्चुअल वैल्यू से कोई लेना देना नहीं है। जैसे उसने मेजर किया तो इन दोनों के बीच में देयर इज लिटिल गैप, तो ये काफी क्लोज है, तो ये प्रिसाइज हुआ, ठीक है। ये दोनों क्लोज नहीं है तो ये नॉट प्रिसाइज। इन दोनों के बीच में कंपैरिजन नहीं करना, इसी बंदे ने जो दोनों वैल्यूज मेजर की है उनके बीच में देखना है क्लोजनेस। इन दोनों में देखो, इन दोनों में क्लोजनेस है, हाँ भाई, तो ये प्रिसाइज है, ठीक। अच्छा, दूसरा एक्यूरेसी क्या होती है कि जो भी उसने मेजर की है वैल्यू वो एक्चुअल या ट्रू वैल्यू से कितने पास है। जैसे अगर यहां पे देखो ये प्रिसाइज तो था लेकिन ये 2.0 से काफी दूर है, तो ये नॉट एक्यूरेट, ठीक है जी। इन दोनों में अगर तुम देखो तो ये अनएक्यूरेट है, ये थोड़ी बहुत एक्यूरेट है, तो यहाँ पे एक्यूरेट इनएक्यूरेट, सॉरी एक्यूरेट इनएक्यूरेट कह सकते हैं। यहाँ पे तुम देखो प्रिसिजन तो है इसमें, लेकिन साथ में ये काफी एक्यूरेट भी है, मतलब एक्यूरेसी इसकी हाई है, हाई एक्यूरेसी लिखना चाहिए, हाईली एक्यूरेट, ये हाई एक्यूरेसी, ठीक है जी। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है सिग्निफिकेंट फिगर्स। इसमें एडवांस 2014 पे क्वेश्चन भी आया हुआ है, इनफैक्ट 1-2 बार पहले भी आया है, ठीक है, इंपॉर्टेंट है। अच्छा, सिग्निफिकेंट फिगर्स आर मीनिंगफुल डिजिट्स विच आर नोन विद सर्टेनिटी, ये ध्यान रखना है। तो जैसे 11.2 है, इसमें ये वाला पार्ट, जैसे मैंने अभी पहले भी बताया था, ये वाला पार्ट सर्टेनिटी के साथ हमें पता है, इसके बारे में हम थोड़ा अनसर्टेन है, क्लियर है, ये ध्यान रखना। तो अब हमें ये जानना होगा कि सिग्निफिकेंट नंबर्स कैसे जानेंगे, तो इसके 4-5 रूल्स हैं। पहला रूल क्या है, ऑल द नंबर्स, मैं लिख नहीं रहा हूं, सिर्फ बता रहा हूं, ऑल द नंबर्स या ऑल द नॉन जीरो नंबर्स आर सिग्निफिकेंट। फर्स्ट, ऑल द नॉन जीरो नंबर्स आर सिग्निफिकेंट। जैसे मान लो मैं लिखता हूं 2500.200, इसी के बेसिस पे हम कोशिश करते हैं एक्सप्लेन करने की। इसमें अगर तुम ध्यान से देखो तो नॉन जीरो नंबर कौन कौन से, 1 2 3 4, ठीक है। तो ये तो सिग्निफिकेंट नंबर्स हो गए, तो एटलीस्ट 4 तो हैं, सिर्फ 4 है नहीं है ये नहीं कह सकते, लेकिन एटलीस्ट 4 तो है ही है, ये क्लियर है। सेकंड है, अगर जीरोस हैं इसके लेफ्ट में, नंबर के लेफ्ट में या फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट के लेफ्ट में पहले जो जितने भी जीरो होंगे इनसिग्निफिकेंट है। मान लो मैं ऐसे लगा दूं तो ये दोनों इनसिग्निफिकेंट है, ठीक है जी। दिस इज दी सेकेंड रूल, ठीक है। ऑल जीरोस बिफोर द फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट आर इनसिग्निफिकेंट। थर्ड,
दो नॉन जीरो डिजिट्स के बीच में, दो नॉन जीरो डिजिट्स के बीच में जो जीरोस होंगे वो सिग्निफिकेंट होंगे। तो इसमें इसका मतलब ये और ये भी सिग्निफिकेंट नंबर्स हो गए या सिग्निफिकेंट फिगर्स हो गए। क्लियर होगी बात? ठीक है। चौथा क्या कहलाता है? चौथा कहता है कि जो जीरोस राइट में है नंबर के, जो जीरोस नंबर के राइट में है और साथ साथ डेसिमल के भी राइट में है, वो जीरोस सिग्निफिकेंट है। जैसे इसमें अगर तुम देखो कि ये राइट में है, नॉन जीरो डिजिट्स के राइट में है, इसके बाद कोई नॉन जीरो डिजिट नहीं है, तो अगर ऐसा होता तो हम इसके और इसके बीच में इन दोनों को सिग्निफिकेंट तो मान ही लेते, लेकिन इसके बाद में कोई नॉन जीरो डिजिट नहीं है। तो ये और ये क्या है? दे आर राइट टू दी नंबर एंड दे आर राइट टू दी डेसिमल एज वेल। तो दीज ऑल्सो आर सिग्निफिकेंट। मान लो ऐसा कुछ नंबर है, तो इसमें राइट में तो है लेकिन डेसिमल के राइट में नहीं है, तो ये दोनों के दोनों सिग्निफिकेंट नहीं है, सिर्फ और सिर्फ ये सिग्निफिकेंट है। आर वी क्लियर? ठीक है। तो इसमें अगर तुम देखो तो ये सारे के सारे सिग्निफिकेंट नंबर्स हो गए। दूसरे एग्जांपल लेते हैं 3.85, तीनों 300.0 1 2 3। अभी ये क्योंकि डेसिमल के इधर आ चुका है ना, तो ये भी है और ये भी है। ऐसा मत कर देना कि भाई ये तो सर आपने डेसिमल से पहले वाले बोले हैं, ये तो नहीं होंगे, सिर्फ ये होगा तो 2 होंगे, नहीं ये 4 होंगे। ठीक है जी। अच्छा, पांचवा जो है वो है, अगर मैं इसको साइंटिफिक नोटेशन में लिखूंगा तो कैसे लिखूंगा? ठीक है, 3 पॉइंट, क्योंकि 4 है ना इसमें, तो मैं इसको पूरा पूरा वैसे ही कन्वर्ट करके 1 2 0 इंटू 10⁻², इस तरीके से कन्वर्ट कर दूंगा। मेंटेन होने चाहिए। अगर मैं लिखता 300 तो इसको मैं लिखता 3 इंटू 10⁻²। ठीक है, ये डिफरेंस समझ में आया। और जो लास्ट वाला है, 6th वाला, दैट इज कि मान लो किसी भी ऑब्जेक्ट के एग्जैक्ट, जिसका एग्जैक्ट नंबर हम जान सकते हैं, जैसे 2 आदमी है ना, 1.5 आदमी तो नहीं होता, 1.7 आदमी भी नहीं होता, 1.85 आदमी भी नहीं होता, 2.3 आदमी भी नहीं होता, है ना। वो एग्जैक्ट नंबर है, 2 आदमी, 3 आदमी, 4 आदमी, 5 आदमी। ठीक है, तो उसके इन्फिनिट सिग्निफिकेंट फिगर्स होते हैं। क्लियर होगी बात? ये तुम्हारे सिग्निफिकेंट फिगर्स हो गए। इनके सिग्निफिकेंट फिगर्स के रूल्स होते हैं एडिशन और सब्ट्रैक्शन में। ठीक है, ये क्या रूल है देखो, समझ लो। अगर मान लो मैंने 1.012.0.03 3.1 इनको ऐड किया तो क्या आएगा? 2 4 1 4। ठीक है ना। अब तुम कैसे बताओगे कि इसमें कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स है? ठीक है, इसमें 4 है, इसमें 2 है, इसमें 2 है ना। तो इससे कोई मतलब नहीं है कि कितने हैं इसमें, इनमें सिर्फ और सिर्फ इस चीज से मतलब होगा कि डेसिमल के बाद कितने मिनिमम सिग्निफिकेंट फिगर्स थे। इसमें मिनिमम, इसमें कितने? 3 है, इसमें 2 है, इसमें 1 है। तो आउट ऑफ द 3 जो मिनिमम सिग्निफिकेंट फिगर्स आफ्टर द डेसिमल है वो 1 है इस केस में। ठीक है, तो इसका मतलब फाइनल जो आंसर आएगा, जो ऐड करके या सब्ट्रैक्ट करके, उसमें भी 1 ही होगा। तो हम इसको और इसको फाइनल सिग्निफिकेंट फिगर कहेंगे, इसको नहीं। ठीक है जी, ओके। मल्टीप्लीकेशन, ठीक है। सेकेंड है मल्टीप्लीकेशन एंड डिवीजन। इसमें रूल क्या कहता है? जैसे मान लो 1.2 है और 40.0। ठीक है, इसमें क्या है? 3 है, इसमें 2 है। ठीक, इसको मल्टीप्लाई करके देखते हैं क्या आएगा। 12 चौक 48, 48.0 ये आएगा फाइनल। मतलब मैंने जल्दी से करके देख लिया, ये आएगा। अच्छा, अब इसमें देखो, दिखने के लिए तो हमारे पास 3 है। इसमें रूल क्या कहता है? रूल ये कहता है कि जितने भी नंबर्स को तुम मल्टीप्लाई या सब डिवाइड कर रहे हो, उन सारे नंबर्स में से वो नंबर जिसके पास लीस्ट नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं, उन सारे के साथ उतने ही सिग्निफिकेंट फिगर्स फाइनल आंसर में भी होंगे। इन दोनों में अगर तुम देखो, इसमें 2 है, इसमें 3 है, लीस्ट किसमें है? इसमें है। तो फाइनल में कितने होने चाहिए सिग्निफिकेंट फिगर्स? जो कि इसमें है। ठीक है, तो सिग्निफिकेंट फिगर्स सिर्फ ये और ये होगा,
ये नहीं होगा, ठीक है। तो इसका आंसर आएगा 48, नॉट 48, हाँ 48 पॉइंट भी लगा सकते हो, 48 दैट इज द आंसर। दोबारा बोल रहा हूँ, मल्टीप्लीकेशन या डिवीजन करते हुए जिस नंबर में सबसे लीस्ट सिग्निफिकेंट फिगर्स है उतने ही सिग्निफिकेंट फिगर्स फाइनल आंसर में भी होंगे। क्लियर है ये तुम्हारा? अच्छा, क्योंकि अगर सिग्निफिकेंट फिगर्स हमें मल्टीप्लिकेशन करने के बाद पता चल रहे हैं, है ना, तो हमें ये भी पता चलना चाहिए कि फाइनल जो आंसर मैं लिखूंगा वो कैसे लिख सकता हूं। जैसे मान लो फाइनल आंसर मेरा आया 1.8759, ठीक है, ऐसा कोई आंसर मेरा आता है और मेरे पास मुझे ये पता चला कि भाई मेरे पास सिर्फ 4 सिग्निफिकेंट फिगर्स आने चाहिए, इसमें 5वां नहीं आ सकता, ठीक है। तब क्या होगा, तब मुझे राउंड ऑफ करना पड़ेगा। तो राउंड ऑफ के 3 रूल होते हैं। पहला, अगर जिस नंबर तक हमें राउंड ऑफ करना है उसके नेक्स्ट नंबर ये वाला, ये क्या है, अगर 5 से बड़ा हुआ, अगर 5 से बड़ा हुआ तो क्या करेंगे, इसको 5 से बड़ा हुआ तो इसको हम 1 से बढ़ा देंगे। क्या आ जाएगा आंसर फाइनल 1.876, ठीक है। सेकेंड रूल क्या हुआ, अगर लेस देन 5 हुआ, मान लो यही नंबर ये ना होके, इसको यही रहने देते हैं, मान लो यही नंबर है, इसको मैं इस तरीके से लिख लूं 754 होता, ठीक है। हमारे पास ये 4 सिग्निफिकेंट डिजिट्स हैं, ये नहीं है, इसको हमें इसको राउंड ऑफ करना पड़ेगा, इसको हटा के। अच्छा, क्या ये लेस देन 5 है? यस, दिस इज लेस देन 5, तो इससे पहले वाले नंबर को ऐसे ही रहने देना है 1.875। क्लियर है? इस तरीके से राउंड ऑफ करना है। अब एक केस और बच जाता है, उसमें अगर 1.87 मान लो 5 ही ये है, इसमें हमें कहा कि तुम्हारे पास सिर्फ 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं, ये सिग्निफिकेंट फिगर नहीं है। हमें अब क्या करना है, हमें करना है इसको राउंड ऑफ, ठीक। इस केस में अगर जो लास्ट नंबर है, ठीक है, वो इक्वल टू 5 है, तो इसमें 2 केसेस बन जाते हैं। इससे पहले वाला अगर इवन है तो क्या होगा, हम इसको, सॉरी इसमें तो ऑड है ना, इस केस में अगर ऑड है तो हम क्या करेंगे, इसको बढ़ा देंगे, तो क्या आएगा इक्वल टू 1.88, ठीक है। क्लियर हुई? अगर ये 5 है तो इससे पहले वाला नंबर, ठीक, ऑड है तो इसको बढ़ा देंगे। मान लो ऐसा ही एग्जांपल मैं इसका ले लूं 865, सिमिलर सा एग्जांपल है, इसमें 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं, ये सिग्निफिकेंट नहीं है, हमें इसको हटा के यहां इसको राउंड ऑफ करना है। 5 अगर तुम्हारा ए केस में आता है, अगर बी ये इवन हुआ, अगर ये इवन है तो इसका मतलब क्या हुआ कि इसके 5 होने पे इससे पहले वाला अगर इवन है तो हम इसको चेंज नहीं करेंगे, तो आंसर विल बी 1.86, ठीक है। क्लियर हो गया? दिस इज योर सब्ट्रैक्शन, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन ऑफ सिग्निफिकेंट।